तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की ये पूरी एक्सरसाइज 3.3 का डिस्कशन हमने किया था। और मैंने आपको उसके साथ साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराए थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एक नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो जितने भी हमारे साथ अभी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो अभी हम लोग करेंगे वो आपको बहुत ही पहले ढंग से समझना पड़ेगा कि अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की तरफ। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि जैसे अगर आपको मैं लिख के देता हूं कि भाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो आप तुरंत बता देते हो कि अगर साइन एक्स 1/2 है तो आप कहते हो कि सर 1/2 साइन 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को आप रेडियन में लिखते हो पाई/6। तो आप यहाँ से बता देते हो कि x सर पाई/6 आएगा, जिसको आप डिग्री में 30 डिग्री भी लिख सकते हैं और रेडियन में पाई/6 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ऐसा जो आप पढ़ाई करते थे, ये पढ़ाई आप करते थे क्लास 9th में 10th में, इस तरह से बता दिया जाता है। लेकिन हम लोग जैसे ही आ जाते हैं बच्चों क्लास 11th में, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि भैया इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, साइन एक्स अपनी वैल्यू हाफ सिर्फ 30 डिग्री पे नहीं लेता है। साइन अपनी हाफ वैल्यू जो होता है 30 डिग्री के अलावा कुछ और एंगल्स होंगे वहां पे भी ले सकता है। तो जितने भी हमारे पास जनरल एंगल्स हैं कि साइन एक्स कहाँ कहाँ अपनी वैल्यू हाफ ले सकता है, वो सारे एंगल्स हम लोग को निकालने पड़ते हैं। लेट से हमने आपसे पूछा कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स हाफ कहाँ कहाँ होने वाला है। तो जिन बच्चों को अगर टेंटेटिव ग्राफ का आइडिया होगा तो वो ग्राफ से भी सोच करके तुरंत बता देते हैं कि भैया यहाँ पर होता है 0, यहाँ होता है पाई/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3 पाई/2 और यहाँ होता है 2 पाई। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी तरीका बता रखा था। ये जो हम पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे मैंने 0 लिखा, फिर पाई/2 लिखा, पाई लिखा, 3 पाई/2 लिखा, 2 पाई लिखा, ये अभी मैंने आपके स्क्रीन पे जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। और मैंने आपको ये बात इसमें इंडिकेट कर रखी है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये ग्राफ आगे भी चलता है तो आप इस ग्राफ को आगे भी कंटिन्यू जैसे ही इसी तरह से जारी करके चला सकते हो। ये बंद नहीं होता, ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो इस बात की जानकारी मैंने आपको काफी तरह के ग्राफ्स बना के दिए थे। तो साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको पहले भी समझाया है, और मैंने आपको बताया था कि भैया आप देख सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब हो सकती है। तो तुम कहोगे सर हाफ यहाँ पर हो सकती है और ये एंगल होगा 90 से पहले वाला, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो तुमने कहा साइन एक्स अपनी वैल्यू यहाँ पे भी हाफ ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पे भी, यानी कि पाई से पहले कोई एंगल होगा, यहाँ पे भी साइन एक्स अपनी वैल्यू हाफ ले सकता है। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर आप सिर्फ 0 से 2 पाई में देखेंगे, हो सकता है काफी सारे बच्चों को ये पॉइंट्स लिखने ना आते हो, 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2। तो आपको एक काम करना होगा कि मन में आप n पाई/2 एज्यूम कर लीजिए। जब मन में आप n पाई/2 एज्यूम कर लेंगे तो बेटा जब n की जगह 0 डालेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है, n की जगह 1 डालेंगे तो ये आ जाता है, n की जगह 2 डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, 3 डालेंगे ये आ जाएगा, 4 डालेंगे ये आ जाएगा, 5 डालेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप सारे पॉइंट्स लिख भी सकते हैं अगर आपको लिखना चाहिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मन में एक n पाई/2 का एक फैक्टर आप एज्यूम कर लीजिए और उस फैक्टर को एज्यूम करके आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं खटाखट। अब बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर हम सिर्फ 0 से 2 पाई का इंटरवल लेते हैं, तो 0 से 2 पाई के इंटरवल में ये बात हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रही है कि भैया साइन एक्स अपनी वैल्यू जो होता है वो हाफ सिर्फ 0 से पाई/2 के बीच में लेता है, एक बार 30 डिग्री पर, और एक बार पाई/2 से पाई के बीच में लेता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स अपनी वैल्यू हाफ ले सकता है। लेकिन अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे क्लास 9th और 10th में, हम लोग उसमें उसकी हाफ वैल्यू सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से पाई/2 में लिख रहे थे। अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन एक्स 0 से 2 पाई में 2 बार अपनी वैल्यू हाफ लेता है। इसके अलावा अगर आप ग्राफ को वापस कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि ग्राफ को बनाते चले जाएंगे, तो यहाँ पे भी साइन एक्स अपनी वैल्यू फिर से हाफ ले लेगा।
यहाँ पे भी साइन एक्स अपनी वैल्यू फिर से हाफ ले लेगा। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स होंगे जो 0 से 2 पाई के आगे भी होंगे जहां पर साइन एक्स अपनी वैल्यू हाफ ले रहा है। तो बच्चों हमें करना क्या होता है कि अब हमको इन सारे पॉइंट्स को एक साथ कैरी ऑन करके बताना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम जनरल सॉल्यूशन बताते हैं। और बच्चों जनरल सॉल्यूशन एन के टर्म्स में होता है, और एन एक इंटीजर होता है। एन की वैल्यू 0, -1, -2 या +1, +2, +3 ये पुट करके आप साइन एक्स की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो जहां पर ये वैल्यू अपनी हाफ लेता होगा। तो बच्चों हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है कि भैया साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ हो, तो हम इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे बताएं। और इस जनरल सॉल्यूशन में एन जो होगा वो इंटीजर होगा, और एन अगर अपनी वैल्यू सारी इंटीजर्स लेगा तो साइन एक्स हर जगह आपको हाफ कहाँ ले सकता है, वो सारी वैल्यूज निकल के आती चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से कराई थी, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में करने के लिए दिए थे। अब बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी कि अब आप क्लास 9th और 10th की तरीके से सिर्फ नहीं बताएंगे कि एक्स आपका 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री से आगे जितने भी आपके एक्स होंगे वो सारे आपको बताने पड़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जितने भी बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जनरल सॉल्यूशंस of trigonometric equations, of trigonometric trigonometric equations, trigonometric equations। तो बच्चों मैं जनरल सॉल्यूशंस बताने का अभी प्रयास कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन हमें किस तरह से लिखना होता है। जैसे मान लो आपके पास बच्चों सबसे पहले पहला अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखें, मान लीजिए किसी ने लिख दिया कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा है। तो बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा को देख करके एकदम खुश मत हो जाना कि भैया इसका एक सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू अल्फा होगा, है ना। आप जो है सिर्फ एक्स इक्वल टू अल्फा मत लिख देना, तो गलत हो जाएगा। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने अगर हेडिंग डलाई है तो आपको सारे सॉल्यूशन एक एक करके बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो बच्चों ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। बताओ बेटा तविशी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c। सी माइनस डी बाई 2। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं होता है। जो सबसे पहले तविशी ने बताया था वही सही होता है, क्योंकि ये साइन सी प्लस साइन डी का मैंने लिख दिया था। ये तो साइन सी माइनस साइन डी है, तो बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। दिस इज 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। अच्छा मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया, और आपका कॉन्फिडेंस काफी गजब का है, आपने सही फॉर्मूला बताया था। चलिए भाई, तो बच्चों हम लोग को ये फॉर्मूला तो पता ही है आप सबको। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देख करके आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2 तो 0 में चला गया, क्योंकि 0/2 तो 0 में चला गया। तो बच्चों यहाँ पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो चुका है। एक फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ से जनरेट हो रहा है कि cos x प्लस अल्फा बाई 2 ये 0 हो सकता है, या यहाँ से और क्या 0 हो सकता है, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 ये भी 0 हो सकता है। तो बच्चों अगर ये दोनों 0 हो गए हैं तो हमें जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना पड़ेगा वो आपको सोचना पड़ेगा। तो आप हमको ऐसा सोच के बताइए ताकि हम इनका जनरल सॉल्यूशन निकालने में कामयाब हो जाए, दोनों को कंबाइन करने पर। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे अगर मैं लिख देता हूं साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो ये बात आप सबको पता है कि अगर साइन बच्चों कभी भी 0 हो रहा है, बच्चों अगर साइन कभी भी 0 हो रहा है तो वो 0 कब हो सकता है? आप अपने इस इंटरप्रिटेशन को देख करके बताइए, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को, कि साइन 0 कब हो सकता है। तो तुम कहोगे सर साइन 0 पे 0 हो सकता है, साइन पाई पे 0 हो सकता है, साइन 2 पाई पे 0 हो सकता है, साइन 3 पाई पे 0 हो सकता है। यानी सारे इंटीजर्स पे साइन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है?
बच्चों अगर ये बात सभी को क्लियर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन ऑफ मतलब x माइनस अल्फा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन पाई। क्या लिख सकते हैं, एन पाई। क्योंकि बच्चों अगर x माइनस अल्फा बाई टू एन पाई होगा, जहां पर n है सेट ऑफ इंटीजर्स, और यदि आप n को जीरो डालेंगे तो ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, n को वन डालेंगे तो साइन पाई फिर से जीरो हो जाएगा, n को टू डालेंगे तो साइन टू पाई भी जीरो हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x माइनस अल्फा बाई टू क्या होना चाहिए, एन पाई होना चाहिए। और बच्चों अगर आपको ये बात नहीं नजर आती है तो मैं इसका जनरल इंटरप्रिटेशन आपको ग्राफ से भी समझा रहा हूँ कि जो साइन है वो सारे पाई के मल्टीपल्स पे, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x माइनस अल्फा आ जाएगा टू एन पाई। एक तो रिलेशन बच्चों यहाँ से निकल करके आ गया, ठीक है। इसको अगर आप कंबाइन करना चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी टू एन पाई प्लस अल्फा। ये बच्चों एक रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ से आ जाता है कि cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि cos अपनी वैल्यू जीरो कब लेता है। तो तुम कहोगे सर cos का ग्राफ तो नहीं पता है। हमने कहा बेटा अगर cos का ग्राफ नहीं पता है तो आप cos का ग्राफ 2 मिनट बना लो, या ऐसे ही सोच के बता दो कि cos अपनी वैल्यू जीरो कब लेता है। तो तुम कहोगे सर cos का ग्राफ 1 मिनट बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे याद नहीं है सर। हमने कहा बेटा याद नहीं है तो याद करना पड़ता है। आप देखिए cos का ग्राफ बना के, ये देखो ये है बच्चों cos का ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, यहाँ हो गया पाई बाई टू, यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो गया थ्री पाई बाई टू, ये हो गया टू पाई। ये प्यारे बच्चों किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। अब बच्चों आप देख के बता सकते हो कि cos जीरो कब हो रहा है। तो तुम कहोगे सर cos जीरो हो रहा है पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे, है ना। इसके आगे भी कहीं जीरो होगा, पीछे भी होगा माइनस पाई बाई टू पे, माइनस थ्री पाई बाई टू पे। इसका मतलब बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू है उस पे अपनी कॉस वैल्यू क्या ले रहा है, जीरो ले रहा है। क्या ये बात सभी को क्लियर है। यानी अगर x प्लस अल्फा बाई टू दिस, अगर ये क्या हो जाए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के बराबर हो जाए, सारे बच्चे ध्यान देंगे। यदि x प्लस अल्फा बाई टू बच्चों किसके बराबर हो जाए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के बराबर हो जाए, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वहां पर cos अपनी वैल्यू हमेशा क्या लेगा, जीरो लेगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये टू से टू कैंसिल हो जाता है और यहाँ से x की वैल्यू निकल आ जाती है टू एन प्लस वन पाई माइनस अल्फा। ये बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। तो बच्चों मैंने ये जनरल रिजल्ट किससे निकालने, मैंने जनरल रिजल्ट तब निकालने जब मैंने किसको कंसिडर किया था, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा को। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा को कंसिडर करने के बाद मैंने आपके सामने जनरल रिजल्ट निकाल करके दी। अब बच्चों इन जनरल रिजल्ट को आपको एक साथ कंबाइन करना है। प्यारे बच्चे इस जनरल रिजल्ट और इस जनरल रिजल्ट को आप एक साथ कंबाइन कर दीजिए और हमको बताइए एक सॉल्यूशन हम क्या लिखें। तो तुम कहोगे सर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है सर कि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस अल्फा है, और सर ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस अल्फा है। तो सर ये बात तो क्लियर हो जा रही है ना कि हमको ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई भी लेने हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई भी लेने हैं। तो दैट मीन्स हमें दोनों सॉल्यूशंस लेने हैं, तो उसका मतलब हम क्या लेंगे, हम सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई लेंगे। यानी हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू एन पाई। तो तुम कहोगे सर ये बड़ी दुविधा है कि माइनस अल्फा और प्लस अल्फा को जनरल सॉल्यूशन में कैसे लिखें। हमने कहा बेटा बहुत आसान है, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है तो माइनस अल्फा है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है तो प्लस अल्फा है। तो दैट मीन्स तुम क्या करो बेटा, प्लस लिखो, माइनस वन की पावर एन लिख दो और यहाँ पे अल्फा लिख दो। तो अब जो बेटा मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन लिख करके दिया है, ये जनरल सॉल्यूशन आपका काम करेगा कब, जब आपके पास इक्वेशन किस टाइप की होगी, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप की होगी। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, अगर आप इसमें n ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पुट करेंगे, ध्यान से देखिए सारे बच्चे इस जनरल इक्वेशन को फिर से देखें, ये जनरल इक्वेशन लिखिए। अगर आप इसमें n की जगह ऑड नंबर कोई भी डालेंगे, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई लेंगे, तो दैट मीन्स ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, माइनस वन की पावर ऑड। तो माइनस वन की पावर ऑड क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई लोगे तो माइनस वन की पावर इवन, तो वो प्लस अल्फा हो जाएगा। तो ये एक ऐसा बच्चों जनरल सॉल्यूशन है जो दोनों को ही कवर करेगा, चाहे एन इवन हो चाहे एन आपका ऑड हो।
तो प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जिंदगी में कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करनी होती है तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होता है कि कभी भी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो बच्चों उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? उसका जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा। जहां पर बच्चों n क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ये बच्चों आपको स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आनी चाहिए कि अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ाया कि यदि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो इस इक्वेशन का हम जनरल सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं। तो आपको याद रखना होगा इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। तो सारे बच्चों आपको ये याद रखना होगा। बेटा ये तविशी आपको समझ में आया कि मैंने कैसे करा? यस। ओके, तो जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको ध्यान देना होगा कि यदि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा आता है तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस। मैं इसको करके दिखाता हूँ। आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे किसी ने दे दिया साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो सबसे पहले आप इसको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लिख दो। तो आपको कि सर यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है? 1/2 है। तो अल्फा को हम क्या लिखेंगे? पाई/6 लिखेंगे। क्या ये बात सभी को क्लियर है? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लिख दिया। अब हम जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो वो आएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह बच्चों पाई/6 है, जहां पर n आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यदि आप n की जगह 1 डालोगे तो पहला सॉल्यूशन बन जाएगा पाई माइनस पाई/6। और बच्चों पाई माइनस पाई/6 होता है 5 पाई/6। और ये बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स अपनी वैल्यू हाफ ले सकता है। इसके बाद बच्चों आप n की जगह 2 डाल के 3 डाल के 4 डाल के -1 डाल के -2 डाल के -3 डाल करके जितने भी वैल्यूज ऑफ x निकालना चाहो तो वो सारी वैल्यूज ऑफ x आपकी निकल करके आ जाएंगी। तो तुम कहोगे सर इस तरह से सॉल्यूशंस का कोई अंत ही नहीं होगा। हमने कहा हाँ बेटा ये जनरल सॉल्यूशन मैंने लिखा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें रेस्ट्रिक्शन दे दी जाती है कि भाई आपको जो सॉल्यूशन है वो 0 से 2 पाई में निकालने हैं, या 0 से 4 पाई में निकालने हैं, या -2 पाई से 2 पाई के बीच में निकालने हैं, तो हम उतने ही सॉल्यूशंस काउंट करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है अगला वाला जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि अभी आपने देखा भाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम किस तरह से डेराइव करते हैं। प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन है, और डेरिवेशन आपको फर्स्ट स्टेज पे पता होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन से काफी सारी कहानियां यहाँ पर पता पड़ जाती है। अब आप पूछेंगे क्या स्कूल लेवल में ये डेरिवेशन आता है? बिल्कुल बच्चों, स्कूल लेवल में डेरिवेशन आपसे पूछा भी जाता है। एज वेल एज आपको ये भी याद रखना होगा कि भैया ये डेरिवेशन तो आता ही आता है, साथ में इसके क्वेश्चंस बनते हैं बम्पर, जो जेईई मेंस के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों आपके पास आ गई है अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन है बच्चों cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। चलिए, तो सबसे पहले ऐसी इक्वेशंस बच्चों कब जनरेट हुई होंगी? यदि किसी ने cos x इज इक्वल टू 1/2 लिखा होगा तो वहीं से ऐसी जनरल इक्वेशन फिर क्रिएट होगी। यानी कि इक्वेशन अगर sin x इज इक्वल टू sin अल्फा टाइप की है तो आप जनरल सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि इक्वेशन cos x इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप की होगी तो हमारा को जनरल सॉल्यूशन किस तरह से लिखना पड़ेगा, ये बात आपको ढंग से समझनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले हम लिखेंगे cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद आ गया cos c माइनस cos d। तविशी रेडी हो जाओ, जल्दी से सोच के बताओ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा? सर -2 साइन माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। गजब का कॉन्फिडेंस है भाई, बिल्कुल सही बताया मैंने, एकदम लिख दिया है तुरंत। उसके बाद सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई -2 तो 0 में ही चला जाएगा। यहां से बच्चों आएगा साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2। या तो बच्चों ये 0 हो सकता है, या बच्चों साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2, या तो बच्चों ये 0 हो सकता है। प्यारे बच्चों मैं आपको पहले भी चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि अगर साइन किसी भी एंगल पे 0 होता है तो वो एंगल क्या होना चाहिए? एन पाई टाइप का होना चाहिए। साइन किसी भी एंगल पे 0 होता है तो वो एंगल किस टाइप का होना चाहिए? एन पाई टाइप का होना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई माइनस अल्फा, और प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस अल्फा। प्यारे बच्चों अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे तो आप हमको सोच के बता सकते हैं कि हम इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं। कहोगे सर इधर भी 2n पाई है, उधर भी 2n पाई है, तो 2n पाई तो आ ही जाएगा। सर इधर माइनस अल्फा है, उधर प्लस अल्फा है, तो सर प्लस माइनस अल्फा दोनों लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको आज के बाद याद रखना होगा कि यदि भी आपके पास कभी भी दे दिया जाए कि यदि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, उसका बच्चों जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर बच्चों n क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये बात बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि भैया हमें क्वेश्चंस को किस तरह से आगे बढ़ाना होगा। तो बच्चों आपने दो तरह के जनरल सॉल्यूशंस देख लिए हैं। एक आपने जनरल सॉल्यूशन देखा यदि sin x इज इक्वल टू हाफ होता है तो हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। अब आपने देखा cos x इज इक्वल टू cos अल्फा होगा तो हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे किसी ने लिख दिया cos x इज इक्वल टू हाफ, तो इसका मतलब बच्चों हाफ को पहले आप डिस्क्राइब कर दो, 0 से पाई बाय 2 में हाफ कब होता है, तो कहोगे सर 60 डिग्री होता है, जिसको रेडियंस में पाई बाय 3 कहते हैं। तो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन बन जाएगा cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या है, पाई बाई 3 है, और n क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपने वन शॉट सॉल्यूशन इसका लिख दिया, इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और इसमें n की वैल्यू 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3 ये सब पुट करके आप ढेर सारे इसके जनरल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि भाई किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जनरल सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद बच्चों थर्ड वन इक्वेशन आ जाती है। आप समझ ही गए होंगे बच्चों थर्ड वन इक्वेशन हम किसकी लिखेंगे। हम बच्चों थर्ड वन इक्वेशन लिखेंगे tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। सारे बच्चे रेडी हो जाएं, अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखने वाले हैं tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसको ऐसे लिख दो कि tan x माइनस tan अल्फा। सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिखेंगे tan x माइनस tan अल्फा बराबर 0। बच्चों ये tan x हो गया, tan x को आप जानते ही हैं तो वही लिख दीजिए सीधा सीधा sin x अपॉन cos x, और sin अल्फा tan अल्फा को लिख दीजिए sin अल्फा अपॉन cos अल्फा बराबर 0। अब बच्चों हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos x cos अल्फा, cos x से cos x गया, ये हो जाएगा sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा। सारे बच्चे जरा इस एलसीएम को ध्यान से देखें, और बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा बराबर 0। ये आ जाएगा बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बच्चों 0 में ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे बच्चे सोच के बताएं कि अभी मैंने आपको ये जो फॉर्मूला लिखा है sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा, ये किसका होता है स्टैंडर्ड। क्योंकि सर ये स्टैंडर्ड होता है sin ऑफ x माइनस अल्फा का, यानी कि sin ऑफ x माइनस अल्फा यहाँ से 0 निकल के आ गया है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि साइन अगर किसी भी एंगल पे 0 हो रहा है तो इसका मतलब वो एंगल किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर होगा, क्योंकि ये बात मैंने आपको काफी बार बता दी है। तो बच्चों यहाँ से अगर जब आप x निकालेंगे तो x कितना आएगा, n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को बच्चों z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जो जनरल सॉल्यूशन बताया, ये जनरल सॉल्यूशन आपको कब यूज करना है, जब आपके पास इक्वेशंस कौन सी होंगी, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप की जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं, अगर आप उसके जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने लिख दिया tan x इज इक्वल टू 1/√3, तो सभी लोग जानते हैं कि 1/√3 tan x में कब होता है, tan 30 डिग्री पर, जिसको हम π/6 भी लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म क्रिएट हो गया tan x is equal to tan alpha, that means x is equal to n pi, x is equal to n pi plus alpha। अल्फा क्या है, π/6, जहां पर n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों n की आप डिफरेंट वैल्यूज डाल करके खूब सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जहां पर tan x क्या होगा, 1/√3 होगा।
तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भैया हमने किस तरह से तीन तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कवर किया है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड tan एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा। तो बच्चों, तीनों तरह की मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपके साथ कवर कर दी है। प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो आती है वो होती है अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, किसी ने लिख दिया 1/2, या साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सारे बच्चों को ध्यान देना होगा, कभी भी अगर आपके पास फॉर्म आ जाए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम इस तरह की क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं ये आपको ध्यान देना होगा। चलो, तो किस तरह से करते हैं? तो बच्चों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आप सोच के बताइए, अगर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, इसका मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था। इसका स्टैंडर्ड होता है साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बराबर 0। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर 0 के बराबर होता है तो उसका स्टैंडर्ड होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। ये स्टैंडर्ड मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको सिखाया था। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो गया है, तो पहला वाला भी 0 हो सकता है या दूसरा वाला भी 0 हो सकता है। ये बच्चों पहला या दूसरा दोनों ही 0 हो सकते हैं। अगर बच्चों पहले वाले को 0 करेंगे तो x प्लस अल्फा यहाँ से n पाई आ जाएगा, और दूसरे वाले को 0 करेंगे तो x माइनस अल्फा यहाँ से n पाई आ जाएगा। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमें दोनों को ही कंबाइन करना पड़ता है, तो कंबाइन करके आप लिख सकते हैं कि x जो होगा वो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा देखिए जरा। यहां से आपने x की वैल्यू निकाली थी ना, कितनी आई थी? n पाई माइनस अल्फा। यहां से बच्चों आपने x की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी? n पाई प्लस अल्फा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करना है। तो बच्चों जैसे ही आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। सारे बच्चों को ध्यान देना है कि भैया कभी भी अगर इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा टाइप की नजर आएगी तो आपको उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस तरह का यदि आप जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो बेटा यहाँ तक क्लियर है तविशी? Yes, sir. उसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि मैं लिखने जा रहा हूं cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा उससे पहले बच्चों मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं ताकि एक आपका डर भी खत्म हो जाए। जैसे किसी ने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। अब 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? वो होती है साइन 45 की, यानी हो गया साइन स्क्वायर 5/4। देखो फॉर्म बन गया ना। तो बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ये देखते ही आपको खुश नहीं होना है। ऐसा ना कर देना एग्जाम में कि साइन अल्फा को लिख दो प्लस माइनस 1/√2, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू समथिंग हो, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू समथिंग हो, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू समथिंग हो, तो आपको इन्हीं के स्टैंडर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो अल्फा की जगह मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आप तो x बता ही सकते हैं। x क्या आएगा? n पाई प्लस माइनस π/4, जहां पर n क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल काफी है आपके समझने के लिए। बाकी हम लोग जब एनसीईआरटी से एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास पांचवा नंबर है, यदि कोई आपको दे दे cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो आप इसमें दिमाग न लगाइएगा। आप cos स्क्वायर एक्स को लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर अल्फा को लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां से आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा।
तुम कहोगे ये क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का तो लगता है वही सॉल्यूशन है जो sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा का है। तो क्या सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो को भी हम लोग इंटीजर में ही लेकर के चलते हैं, है ना। चलिए, तो फिफ्थ वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों सिक्स्थ वाले पार्ट में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसका डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सारे बच्चे जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अपने हिसाब से, या जैसे भी आप करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हैं। इसको आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, या आप ऐसे ही समझ लो। सारे बच्चे 2 मिनट ऐसे ही देख ले। tan स्क्वायर एक्स को आप लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर अल्फा को आप लिख दो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। जरा 2 मिनट सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, और इसका मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे तो तुम कहोगे सर इसका तो वही जनरल सॉल्यूशन होगा जो ऊपर वाले का है, which is x is equal to n pi प्लस माइनस अल्फा। तो बच्चों एक काम तो आसान हो गया। आसान ये हो गया कि 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके सॉल्यूशन सेम है ना। 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हमने अभी पढ़ी, चौथी नंबर, पांचवी नंबर, छठी नंबर, ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनकी जो सॉल्यूशंस है वो बेसिकली सेम। तो कौन कौन सी इक्वेशन है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अगर बच्चों इस तरह की तीनों इक्वेशंस आती है तो उनके जनरल सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो जो जनरल सॉल्यूशन है वो इज इक्वल टू होंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। ये आपको ध्यान देना। तो तविशी समझ पाई बेटा क्या क्या बताया? यस सर। टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं। ओके। चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से ये काम सभी को यहाँ तक समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में। चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का डिस्कशन कर रहा था। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा आपके पास एक्सरसाइज को लेकर के, और इस एक्सरसाइज से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं काफी कुछ काम। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए एक्सरसाइज के साथ। ये हो गया बच्चों आपके पास एक्सरसाइज। तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस ये बताने हैं। सारे बच्चे जानते हैं कि भाई मैंने आपको जनरल सॉल्यूशंस तो बता दिए, लेकिन इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाम की भी एक चीज दी हुई है जिसका मैंने अभी तक डिस्कशन आपसे नहीं किया है। तो बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन कुछ नहीं होता। किसी भी, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स का प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपको 0 से 2 पाई के बीच में निकालना होता है। कोई भी सॉल्यूशन अगर आप 0 से 2 पाई के बीच में निकालते हैं जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 2 पाई एक्सक्लूडेड है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बच्चों बस इतना ही मतलब होता है। यानी कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, नहीं कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन बताना पड़ता है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके लिए भी मैं ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा, और इससे आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है। तो
एक्सरसाइज तो आपके सामने दिखी रही है। पहले हम लोग तसल्ली से इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, और जितने भी बच्चे हैं अगर उनके पास एनसीईआरटी नहीं है तो ऐसे केस में आप हमारे सॉल्यूशंस को यहाँ पर ध्यान से देखें। तो बच्चों आपके पास अभी हो गई है एक्सरसाइज 3.4। 3.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। कह रहा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझना हो तो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे लिखिए 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक है। अब बच्चों आपको देखना है कि tan x पॉजिटिव कहाँ होता है। तो तुम कहोगे सर tan x पॉजिटिव तो होता है, लेकिन वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वो एंगल्स बताने हैं जिसमें tan x अपनी वैल्यू √3 ले रहा है। तो तुम कहोगे सर पहला एंगल तो तुरंत ही बता सकते हैं कि tan x = √3 है, तो x क्या हो सकता है। कहोगे सर पहला एंगल हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। ठीक। दूसरा एंगल क्या होगा? कहोगे सर ये तो आपने सिखाया है कि tan ऑफ पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा सर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो वो tan थीटा ही होता है, पॉजिटिव होगा। तो सर ये भी वैल्यू कितनी होगी? √3 हो जाएगी। तो ये एंगल कौन सा होगा? सर एंगल हुआ पाई प्लस π/3। पाई प्लस π/3 कितना हुआ? 4π/3। तो अभी बच्चे हमने आपको क्या बताया? बच्चों इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कभी भी अगर हम लोग सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में निकालते हैं, उस पर हाईलाइट कर लीजिए। कभी भी अगर हम लोग 0 से 2π के बीच में कोई भी एंगल निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो वो तो हमने निकाल लिया, और ये निकालना आसान भी था। अब चलो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे, अभी जो मैंने निकाला है ना, ये कौन सा सॉल्यूशन है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बच्चों हमको क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। चलिए भाई, जनरल सॉल्यूशन तो आपके बाएं हाथ का गेम है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे tan x = √3, और √3 को आप लिख दीजिएगा tan π/3, यानी कि tan 60। tan x = π/3। तो प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं अगर tan x π/3 होगा तो x यहाँ से क्या होगा? x होगा प्यारे बच्चों यहाँ से n पाई, क्या आएगा? n पाई प्लस π/3। ये हो गया बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन। जिन बच्चों को ये याद नहीं है कि tan x = tan अल्फा का क्या होता है, उनके लिए मैं दोबारा स्क्रीन इंडिकेट कर रहा हूँ। ये देखो बच्चों, मैंने बताया था यदि tan x = tan अल्फा होता है तो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है x = n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो बच्चों मैंने आपके दोनों आंसर्स निकाल दिए। आंसर्स अगर आपको दिख नहीं रहे तो मैं उनको मार्क भी कर देता हूँ। बच्चों ये सॉल्यूशन है, और बच्चों ये भी सॉल्यूशन था। ये कौन सा सॉल्यूशन था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मैंने बच्चों आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल के दे दिया है और जनरल सॉल्यूशन भी निकाल के दे दिया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सारे बच्चे हमारे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको सोच के करना है भाई। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका sec x = 2। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे कि sec x को तो आप नहीं जानते हैं ज्यादा, तो sec x को लिख दीजिए 1/cos x। तो बच्चों यहाँ से cos x आपका आ जाएगा 1/2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर बच्चा हमको बता दे क्या होगा। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए भाई क्या होगा? बता सकती हो तब इसी सोच के कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका क्या होगा। π/3। एक और होगा बेटा, कहोगे सर एक तो होगा π/3 यानी कि 60 डिग्री, और सर cos जो होता है ना पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है 2π - थीटा। देखो प्यारे बच्चों, cos ऑफ 2π - थीटा क्या होगा? cos थीटा ही होगा, यानी कि हाफ होगा। तो ये एंगल कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में जाते हैं तो पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ में जाते हैं तो 2π - थीटा होता है। अच्छा, π/2 और 3π/2 ये सब नहीं यूज करते जल्दी, क्योंकि π/2 और 3π/2 यूज करने पर नेचर बदल जाता है। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, तो हमें फिर वो वैल्यू नहीं बन पाती है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि cos ऑफ 2π - थीटा cos थीटा होता है,
यानी बच्चों आपका ये एंगल कितना हुआ, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5 पाई बाई 3। ये बच्चों जनरल सॉल्यूशन। मान लीजिए अगर आपको ये जनरल ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने नहीं आ रहा है तो आप काम करिएगा, पहले आप जनरल सॉल्यूशन लिख लीजिएगा और जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद उसमें n की वैल्यू 0 1 2 डाल करके वो सॉल्यूशंस ले लीजिएगा जो 0 से 360 यानी कि जो 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं, तो भी आपका काम बन जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना डाउटफुल लगता है 0 से 2 पाई के बीच में, एएसटीसी में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो ऐसे केस में आप जनरल सॉल्यूशंस लिख दीजिए और उसी में n की वैल्यू 0 1 2 डाल करके उसका जो भी सॉल्यूशन है वो 0 से 360 मतलब 0 से 2 पाई में निकाल लीजिए। अच्छा बच्चों, अब हमको ये बताइए बच्चों कि अगर हमको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो जनरल सॉल्यूशन तो आप लिख सकते हैं। मेरे से तेज तविशी बताएंगी। तविशी बताओ बेटा, अगर cos x इज इक्वल टू 1/2 होगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सर नहीं याद है। कोई बात नहीं, हम लोग एक बार पीछे नोट्स में फिर दोबारा चले जाते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि यदि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो ऐसे केस में जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग यूज करेंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अरे अल्फा क्या होगा, इसका एंगल 1/2 क्या होता है, यानी कि पाई बाई 3। तो बच्चों अगर cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 का फॉर्म होगा तो आप इस तरह से क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहां पर बच्चों n क्या होगा, n होगा आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। सारे बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बेटा इसको समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट वाला आ गया बच्चों, cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल करके आ गया है इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई cot x इज इक्वल टू अगर माइनस रूट 3 आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। तुमको अक्सर बात क्लियर है, cot x को तुम जानते नहीं, पहले हम 1/tan x लिख देंगे और सर यहाँ से हम tan x की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan x की वैल्यू आएगी -1/√3। और बच्चों आपको सोचना पड़ेगा कि tan x पॉजिटिव नहीं, आपको सोचना पड़ेगा tan x नेगेटिव कब होता है। तो तुम कहो सर tan x नेगेटिव होता है सर सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखिए ध्यान से, ये नहीं बताना है पॉजिटिव कब है, ये बताना है नेगेटिव कब है। तो तुम कहोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, और tan अपनी वैल्यू √3 कब लेता है, 1/√3, कहोगे सर 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब tan ऑफ पाई माइनस थीटा है ना, -tan थीटा होगा, यानी कि -1/√3 होगा। और क्या होगा बच्चों, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, क्या होगा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा, ये भी होगा बच्चों माइनस का tan थीटा। बोलो भाई समझ पाए, यानी कि माइनस का 1/√3। तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, हम लोगों ने लिया सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला, और कौन सा लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वहीं पे तो हमारे पास tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा। अब बच्चों वो एंगल हमको जल्दी से बता दो कौन कौन से एंगल है। तो कहोगे सर एक एंगल है पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6, और दूसरा एंगल है 2 पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 2 पाई माइनस पाई बाई 6 को जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11 पाई बाई 6। ये बच्चों आपका कौन सा सॉल्यूशन हुआ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जिन बच्चों को ऐसे देखने में दिक्कत है तो उनके पास एक शॉर्टकट है ही, मैंने बता दिया था कि भैया अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद वहीं से आप कवर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हमारे पास आ चुका है कि tan x क्या है, -1/√3। ओके, तो अब हम जनरल सॉल्यूशन लिखने की तैयारी करते हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाए जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए।
चलिए, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन किसका लिखना है, tan x इज इक्वल टू -1/√3। अब बच्चों tan x -1/√3 कहाँ पे लेता है, बहुत सारे एंगल्स पे लेता है। अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि अगर आप ये याद कर सकते हो कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो ये भी एक तरीका होता है। तो आप यहाँ से भी एंगल उठा सकते हो। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, इसका मतलब tan ऑफ क्या, -π/6। tan ऑफ -π/6 कितना होगा, -10π/6 होगा, यानी कि -1/√3 होगा। तो यहाँ पे बच्चों अल्फा की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, -π/6 भी यूज कर सकते हो, अगर यूज करना चाहो। अगर यूज करना चाहो तो इस एंगल को भी आप यूज कर सकते हो। और यदि इसको नहीं यूज करना चाहो तो आपने ऊपर जो एंगल लिखा है 0 से 2π के बीच में, आप उसको भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्म बन जाएगा tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, 5π/6, जहां पर n क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि भाई हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बोलो भाई, समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये cot x इज इक्वल टू -√3 का मैंने किया है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भैया जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फर्क होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ 0 से 2π में होते हैं, और जनरल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन n के टर्म्स में आता है, जहां पर n की वैल्यू, खूब सारी वैल्यूज पुट करके हम ढेर सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सोच के बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं, सोच के बताइए कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है 0 से 2π में, और फिर निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले cosec x को आप क्या लिखेंगे, 1/sin x लिखेंगे, -2। फिर ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, -1/2। अब हमको सोचना है कि sin x अपनी वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ लेता है। तो ये हो गया a s t c। तो बताओ sin x अपनी वैल्यू नेगेटिव कहाँ लेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में लेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड का मतलब क्या होता है, पाई प्लस थीटा। तो जल्दी से बचाओ कि साइन एक्स अपनी वैल्यू हाफ कब लेता है, को सर हाफ होता है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे। इसका मतलब साइन ऑफ, अरे साइन एक्स की वैल्यू तो थर्ड नेगेटिव चाहिए, तो साइन एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव यहाँ थोड़ा ना होगी, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, यानी कि 2π-थीटा। चलिए सोच के बताइए क्या पहला एंगल होगा, यानी कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है, π/6। साइन ऑफ पाई प्लस π/6 कितना होगा, माइनस साइन पाई, यानी कि -1/2। और बाकी कौन सा होगा, साइन ऑफ 2π - π/6 कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/6, यानी कि -1/2। तो बच्चों 0 से 2π में दो ही एंगल्स है, एक है पाई प्लस π/6, एक है 2π - π/6। जो 0 से 2π में आप सॉल्यूशन निकालते हैं उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कौन कौन से एक्स निकल करके आए बेटा यहाँ से, एक है पाई प्लस π/6 विच इज 7π/6, एक है 2π - π/6 दिस इज 11π/6। ये बच्चों दो सॉल्यूशन निकल करके आए। अब बच्चों हमको जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन तो लिखने का मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया है कि भाई sin x इज इक्वल टू, यदि sin अल्फा का फॉर्म होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, जहां पर n क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है बच्चों sin x इज इक्वल टू -1/2।
अब -1/2 को आप खूब सारे एंगल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप -1/2 को साइन ऑफ -π/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ -π/6 क्या होता है, माइनस साइन π/6 होता है। या ये भी एंगल आप लिख सकते हैं जो आपने एंगल निकाले हैं, साइन ऑफ 7π/6। अब ये फॉर्म बन गया sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा का। तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा क्या है 7π/6, जहां पर n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। चलिए, तो आपको मैंने जनरल सॉल्यूशन भी बता दिया और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बता दिया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों 0 से 2π के बीच में बताते हैं, और जनरल सॉल्यूशन बच्चों बता दिया n के टर्म्स में। तो ये 4 क्वेश्चन अभी आपके कंप्लीट हो गए। चलिए, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बताना है, अब सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन बताना है, क्योंकि अगर आपने हेडिंग पढ़ी होगी तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको जनरल सॉल्यूशन ही बताना है। अब जल्दी से सोच के बताइए कि भाई इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये सीधा ही सीधा क्वेश्चन पहले से ही बना हुआ है। इस क्वेश्चन में पहले से लिखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। सीधा सीधा इन्होंने ऐसे ही दे दिया, यानी कि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा ऐसे का फॉर्म पहले ही से बना है, कुछ चेंज किया ही नहीं गया है इसमें। तो सीधा सीधा लिख दो। मैंने आपको समझाया था यदि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या होता है, इंटीजर। तो बच्चों राइट लिख दो, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, यानी कि x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस क्या, अल्फा। अल्फा की जगह क्या आएगा, 2x। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 2x। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर बेटा एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो इक्वेशन बनेगी 4x इज इक्वल टू 2nπ प्लस 2x। इसको सॉल्व करो, पहले एक बार प्लस साइन लेके करते हैं। 4x माइनस 2x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 2nπ, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ गया nπ। तो बच्चों एक सॉल्यूशन तो मैंने आपको अभी निकाल के दे दिया, दूसरा निकालिए। 4x इज इक्वल टू 2nπ माइनस 2x, एक बार प्लस साइन लिया एक बार माइनस साइन लिया, अब ये बच्चों बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 2nπ, दैट मींस x इज इक्वल टू 2nπ बाई 6, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा nπ बाई 3। ये लो बच्चों दोनों सॉल्यूशन एक झटके में निकल आए। तो बच्चों दोनों सॉल्यूशन मैंने आपके क्लियर कर दिए। एक सॉल्यूशन है आपका nπ और दूसरा सॉल्यूशन है nπ बाई 3, जहां पर n आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें हम लोग को ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसमें cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म तो पहले से ही बना हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों मूव कर गए हैं। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो हम पेयरिंग किसकी करें, अभी यही नहीं क्लियर है, तो पहले दो की ही पेयरिंग कर लेते हैं। ये क्या बना है, cos c प्लस cos t। बता दो बेटा cos c प्लस cos t क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2 cos 4x बाई 2 मतलब 2x, ये हो गया cos 3x माइनस x 2x बाई 2 यानी कि x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। बच्चों आप पे यहाँ पे ध्यान चला जाएगा कि अगर हम यहाँ से cos 2x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
आ गया? तो बच्चों क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ से एक सॉल्यूशन आएगा cos 2x बराबर 0 और दूसरा सॉल्यूशन आएगा 2 cos x minus 1 is equal to 0, that means cos x is equal to half। अब तो बच्चों क्वेश्चन हो गया। आप ऐसे सोच के हमको बता दो, ये तो मैंने आपको रटवा दिया था कि साइन कभी भी अगर 0 होता है तो उसका एंगल n पाई के बराबर होता है, और यदि cos कभी भी 0 होता है तो उसका एंगल क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो मैंने आपको रटवा दिया था। तो बच्चों इस तरह की जनरल सॉल्यूशन आप पहले से रट लीजिए, मैं दोबारा आपको लिखवा रहा हूँ। यदि sin x इज इक्वल टू 0 होता है तो आपको तुरंत लिखना पड़ता है कि जो x है वो इन पाई के बराबर है, और यदि cos x बराबर 0 होता है तो ये भी आप रट लीजिए, इसमें x जो होता है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो बच्चों एक ही बार में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर cos का कोई भी एंगल अगर 0 आ रहा तो वो एंगल किसके बराबर होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के बराबर होगा। 2 को नीचे उतार दो तो आपका आंसर जाएगा 2n+1 पाई बाई 4। और बच्चों ये तो आपका पहले ही वाला क्वेश्चन हो गया। cos x इज इक्वल टू हाफ, हाफ क्या लिखेंगे, हाफ को लिखते हैं 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस। तो बच्चों ये दोनों ही सॉल्यूशंस आपके निकल करके आ गए। फाइनल आंसर लिख देते हैं सेट बना करके। एक सॉल्यूशन है बच्चों आपका 2n+1 पाई बाई 4 और दूसरा सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहां पर n क्या है, इंटीजर। ये बच्चों सॉल्यूशंस आ गए निकल के। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो प्यारे बच्चों हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देते हैं। अब तीनों क्वेश्चंस को होमवर्क में ट्राई करिएगा, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आज की क्लास हम आपके साथ ओवर करते हैं, और जितने भी आपके क्लास नोट्स हैं मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।